चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज अनदर चैप्टर, और सही कहें तो हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सबसे लास्ट का चैप्टर। हम मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा टाइम से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही पढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो मैंने कहा भी था कि पूरे जेई के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। हालांकि चैप्टर्स ही इतने सारे थे कि ऑफ कोर्स उनका वेटेज तो ज़्यादा होना ही है, ठीक है। और आईआईटी जेई हो, चाहे मेन हो, चाहे एडवांस हो, दोनों में देख लो अच्छा खासा वेटेज रहता ही है हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। इसका तो सबसे लास्ट चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, या फिर सिंपली हमारी ईएम वेव्स, सिंपली हमारी ईएम वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर है, इसका ज़्यादा वेटेज जो है वो हमारे जेई मेन में है। जेई एडवांस में अगर देखें तो एज सच ये कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जेई एडवांस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सवाल ही नहीं पूछ सकते, ऐसा नहीं है। आईआईटी जेई एडवांस वाले बड़े आराम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल पूछ सकते हैं, बिकॉज इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे वही हैं जो हमने आज तक पढ़े हैं, वही कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन है। तो ऐसा नहीं कि आईआईटी एडवांस वाले सवाल नहीं पूछ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जेई मेन में अगर देखें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक आधा सवाल तो आएगा। आधा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा मान के चल सकते हो कि अगर मान लो कि 6 पेपर होते हैं अगर एक अटेम्प्ट के अंदर जेई मेन में, तो 3 पेपर में तो सवाल आ ही जाता है, और सवाल आसान आता है। हालांकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिस लेवल तक पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स हम ये चाहेंगे कि है ना, अगर मान लो कि आईआईटी जेई एडवांस में अगर कोई सवाल पूछा जाए तो वो भी हमसे बने। इवन कुछ बच्चे अगले साल कॉलेज जाकर अगर मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आगे की जो थ्योरीज वगैरह अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं, तो उनमें भी बच्चों को दिक्कत ना आए, हम इस लेवल का भी पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जेई मेन का सवाल करने के लिए हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करके भी काम चला लें, पर ठीक है ना, अपन पूरा का पूरा अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात, एज यू नो इट वेरी वेल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास एक, मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को, कि ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। वैक्यूम के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बड़े आराम से ट्रेवल कर सकती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। व्हेन आई से ट्रांसवर्स वेव, आई मीन दैट कि इसके अंदर जो भी डिस्टर्बेंसेस होंगी वो वेव की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर ऑसिलेट करेंगी। जैसे वेलोसिटी होगी सामने की तरफ, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन होगा उसमें डिस्टर्बेंसेस ऑसिलेट करेंगी। क्या ऑसिलेट करेंगे? डिस्टर्बेंसेस ऑसिलेट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर टाइम वेरिंग, नाम से आइडिया लग गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, और किस तरफ ऑसिलेट करेंगी? जिस तरफ लाइट जा रही है, जिस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगी। हालांकि हम इसको डिटेल में भी आगे जाकर देखेंगे, मैं तो सिर्फ एक बार के लिए ऐसे ही इंट्रोडक्शन बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और वेलोसिटी ऑफ लाइट ऐसे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये बड़ा अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि चाहे हमारी लाइट हो, चाहे एक्सरेज हो, गामा रेज हो, चाहे रेडिएशंस हो, हीट रेडिएशंस हो, सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल में आप कह सकते हो जो लाइट
हम परसीव करते हैं, हमारी आंखें परसीव करती हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। चाहे आपके एक्स रेज हो, गामा रेज हो, सिंपल कोई भी रेडिएशंस हो, हमारी बॉडी में से निकलने वाली रेडिएशंस हो, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली रेडिएशंस हो, चाहे आपकी माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने तो ऐसे हल्के फुल्के थोड़े बहुत ही लिखे। वैक्यूम के अंदर वेव की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, बड़ा तुम जानते ही हो वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। कोई भी और मीडियम हुआ, अगर कोई भी और मीडियम हुआ तो हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी दैट विल बी c/n, वेयर n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। फेयर एनफ। चलिए बच्चों आगे चले। ये तो बहुत ही ऐसे मैंने जनरल बातें बोली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और ये बातें ऐसी है जो मेरे ख्याल से मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने कही थी, तो ये कोई ऐसी खास बातें नहीं थी, बट फिर भी याद रहनी चाहिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कपलिंग। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में कपल्ड है, आपस में रिलेटेड है। कैसे? सुनिएगा। मैंने आपको EMI चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, मेरे ख्याल से सब बच्चों को याद भी होगा। कॉन्सेप्ट ऐसा था कि अगर मान लीजिए कोई रीजन ऐसा है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वो लगातार समय के साथ वेरी कर रही है, तो ऐसे केस के अंदर कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बन जाते हैं इस तरीके से। आई रियली होप आपको याद आ गया होगा, हमने काफ़ी डिटेल में इस बात को पढ़ा है। जैसे ही इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। आज तक हम ये मानते आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आज तक मतलब ये टॉपिक पढ़ने से पहले तक हम ये मानते आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस कर सकते हैं, स्टैटिक मैंने गलत बोल दिया, चार्जेस कर सकते हैं। आज पता लगा कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हुई तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सकती है, तो सुनना मेरी बात। हम इतना जानते हैं, समझते हैं, फॉर्मूले तक हमें पता है, हमने सवाल तक कर रखे हैं जिसमें हम ऐसा कह सकें कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस या क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगी। तो साइंटिस्ट वगैरह ने सोचना स्टार्ट किया कि इसका उल्टा भी हो सकता है क्या, और फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए गए जिन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया, खास तौर से मैक्सवेल द्वारा प्रूव किया गया कि इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा मतलब कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इट विल क्रिएट या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है। ऐसा बाद में मैक्सवेल ने प्रूव भी किया, इस बात को बड़े आराम से इसको बताया गया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, ये बात आपने लिख ली होगी, आगे चलिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है आई ऐसे,
तो ऊपर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ। आप जानते हैं कि ऊपर वाले पॉइंट पर करंट जा रहा है ऐसे, करंट की तरफ अंगूठा ऐसे किया, हथेलियाँ ऐसे फैलाई, हथेलियाँ पॉइंट कर रही बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। यहाँ पर अगर कोई आप अगर आप कोई मैग्नेट रख दोगे तो ऑफ कोर्स वो मैग्नेट इस तरह से अलाइन हो जाएगी, मैग्नेट पर फोर्सेस वगैरह लगेंगे, और हम बाई एक्सपेरिमेंट बता भी सकते हैं कि उस मैग्नेट पर कितना फोर्स लगा, कितना टॉर्क लगा, उसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वगैरह वगैरह। इस बात को हम बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ से r डिस्टेंस अगर दूर है तो हम जानते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है दैट इज μ0I/2πr। और अगर मैं यहाँ पर कोई मैग्नेट रख दूंगा तो मैग्नेट इस तरह से अलाइन भी हो जाएगी, इस तरह से अलाइन भी हो जाएगी। यही हाल बेटा यहाँ पर है, यहाँ पर भी कोई मैग्नेट रख दोगे तो मैग्नेट इस तरह से अलाइन हो जाएगी। और उस मैग्नेट पर कितना टॉर्क लग रहा है उससे हम डिस्कस कर सकते हैं कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। वी ऑलरेडी नो दैट, बट वी नो द रीजन बिहाइंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के पीछे कारण हम लोगों को पता है, और हमने बिल्कुल बायोट-सैवर्ट्स लॉ से इस बात को डिस्कस कर रखा है कि अगर करंट यूं जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूं जाएंगे, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। और हमने इस बात को बढ़िया से डिस्कस कर रखा है, फॉर्मूले तक निकाल रखे हैं, सारी बात कर रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड के पीछे कारण जो है वो मूविंग चार्जेस हैं। कौन है? मूविंग चार्जेस। लेकिन सर क्या कोई और गुंजाइश नहीं है क्या? जैसे हम आज तक ये पढ़ते आए थे कि चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फिर हमारी एक बार आंखें खुली बाद में कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है। तो सर क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि यहां पर मैं जानता हूं कि करंट ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यूं जा रहे हैं, चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हमें पता है, और खास तौर से चार्ज के मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमें पहले से पता है। क्या सर ऐसी कहानी यहां पर भी नहीं बन सकती क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे और मैग्नेटिक फील्ड आ जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे और मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही थी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, क्या उल्टा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे और आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाए? तो चलिए इसके लिए अगेन हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं, हम एक हल्का सा एक्सपेरिमेंट सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड इट विल बी लाइक दिस। बड़ा मान लीजिए कि ये कोई तार और यहां पर कोई मेटल, इसके सामने ये कोई दूसरा मेटल, कि तार बेटा ऐसे किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। बैटरी करंट देगी ऐसे, जितना करंट देगी ऑफ कोर्स उतना ही करंट खींचेगी। यहां पर चार्ज माइनस क्यू, यहां पर चार्ज प्लस क्यू। सॉरी मैंने ये एरो उल्टा लगा दिया। समय के साथ, टाइम के साथ लगातार ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये लगातार चार्जेस बढ़ेंगे तो इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार बढ़ेगी। हम जानते हैं इस बात का। अगेन इस रीजन के अंदर मैं यहां कहीं अगर कोई बार मैग्नेट वगैरह रख दूं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल ऐसे रख दूं, तो आई फाउंड दैट कि जिस तरह से बार मैग्नेट रखने पर उस पर टॉर्क यहां पर लगा था, यहां पर बार मैग्नेट रखने पर भी उस पर फोर्स लगा है। उस पर क्या लगा है? फोर्स लगा है, टॉर्क लगा है। जिस तरह से यहां पर बार मैग्नेट ने अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन कर लिया, यहां पर भी बार मैग्नेट रखने पर वो अपने आप को एक तरफ अलाइन कर लेती है। अगर अलाइन कर रही है इट मींस दैट कि इस रीजन के अंदर जरूर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। और इस बार इस मैग्नेटिक फील्ड के पीछे कारण कौन है? इस बार इस मैग्नेटिक फील्ड के पीछे पक्की बात है कारण है ये। कौन? ये कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना उतना करेक्ट नहीं है, ज्यादा करेक्ट होगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो समय के साथ वेरी कर रही है वो भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपने कोई बार मैग्नेट वगैरह रख दिया तो उस बार मैग्नेट पर फोर्सेस, टॉर्क वगैरह भी लग सकते हैं और हम बाई एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं कि उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगी है और हम पूरी थ्योरी डेवलप कर सकते हैं वापस से। आई होप तुम्हें फील आ गई इस बात की, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा कि देखो किस तरह से चीजें आपस में रिलेटेड है। हालांकि हम ऑफ कोर्स है ना बीटेक करेंगे, आगे जाएंगे है ना कॉलेज में, और ऑब्वियस बात है कि जो हम आज पढ़ रहे हैं उस पर तो बहुत ज़्यादा बिल्डअप करेंगे कि यार सर ने तो 12वीं क्लास में सिर्फ इतना से पढ़ाया था, इसके आगे तो कितनी सारी बातें हैं।
भाई मैं तो 12वीं क्लास वाली बात ही पढ़ाऊंगा, वो तो क्या बताऊंगा। तो आगे जाकर हम तो इस पर जो हम आज पढ़ रहे हैं उस पर तो किसी दिन बहुत बिल्डअप कर लेंगे कि हाँ यार इस तरह से है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने से मैग्नेटिक फील्ड आई है वगैरह वगैरह, और इसी तरह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होगी। तो हम बड़े आराम से इन बातों का आगे जाके रिलेट आगे जाके मतलब कॉलेज में जाके और इसको हम बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किसी रीजन के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, किसी इलाके के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी टाइम के साथ तो उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। एंड इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली वेरी इजीली, वेरी इजीली। बहुत टफ एक्सपेरिमेंट नहीं, कितना आसान सा एक्सपेरिमेंट है यार। 2 मेटल लिए, बैटरी ली, ऑफ कोर्स इसमें रेजिस्टेंस भी होगा। आप जानते हो कि लगातार चार्ज बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। बीच में आपने यहाँ कहीं कोई मैग्नेट रख दे तो वो मैग्नेट अपने उस मैग्नेट पर फोर्स लगेगा, उस मैग्नेट पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक पर टॉर्क लगेगा, मैग्नेट अपने आप को अलाइन करेगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अगर अलाइन कर रही है तो ऑब्वियस बात है कि उस पर मैग्नेटिक फोर्सेज लग रहे हैं, और मैग्नेटिक फोर्सेज लग रहे हैं तो पक्की बात है कि रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड के पीछे रीजन इस बार कौन है? इस बार आपका ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अभी तक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करोगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। और ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इसी बात के इर्द गिर्द घूमेंगी, इसी बात के इर्द गिर्द घूमेंगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। छोटी सी एक हेडिंग लिखिए, हालांकि ये हेडिंग ना लिखो तब भी चलेगा। कंडक्शन करंट कोई नए प्रकार का करंट नहीं है, जो करंट हम आज तक पढ़ते आए थे वही हमारा कंडक्शन करंट है। जो हम आज तक पढ़ते आए थे वही हमारा कंडक्शन करंट है। कंडक्शन करंट इज ऑफ कोर्स current due to motion of charges। आप बोलोगे सर चार्जेस के मूव करने के कारण तो करंट आता है, और किस कारण से करंट आता है? सही बात है बेटा, हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ चार्ज के मोशन के कारण ही हम लोगों ने करंट पढ़ा था, और वही करंट होता है। हालांकि आज हम एक हल्का सा करंट और भी पढ़ेंगे, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी क्रॉस सेक्शन से कोई DQ चार्ज भागा है और उस DQ चार्ज को भागने में अगर DT करंट लगा है तो हमने कह दिया है कि करंट इज कितना चार्ज भागा डिवाइड बाई कितना समय लगा। एंड दिस करंट, आज तक हम इसको सिर्फ करंट बोलते आए थे, आज हम इसको बेटा क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन करंट। क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन करंट। इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम हर चैप्टर में इसको कंडक्शन करंट बोलना स्टार्ट कर दो, करंट बोल दिया करो। इस चैप्टर में कंडक्शन करंट के अलावा एक प्रकार का करंट और आता है, इस कारण से हमें नाम अलग अलग रखने पड़े। अदरवाइज करंट बोलते दिमाग में क्या आता है यार? चार्ज कितना फ्लो किया डिवाइड बाय समय कितना लगा। हर चैप्टर में ऐसा था। बस यहां पर एक हल्का सा करंट एक और डेफिनेशन है, उसके कारण हमें बार बार बताना पड़ता है कि कंडक्शन करंट ये है और दूसरा वाला करंट ये है। ठीक है, एक तरह का करंट और है, दैट इज मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट इज मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या बेटा? पहली बात तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल के लिए एक मैथमेटिकल टर्म थी, ये एक्चुअल में करंट नहीं है। जैसे सूडो फोर्स था, सूडो फोर्स वाज नॉट एन एक्चुअल फोर्स, कोई एक्चुअल फोर्स नहीं था, वो तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर टर्म थी, उसको हमने नाम निकाल दिया सूडो फोर्स। सूडो से नाम भी लग गया, झूठा फोर्स, मक्कार फोर्स। वो ऐसा फोर्स जो एक्चुअल में होता नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। हाँ, उस इमेजिनेशन के कारण हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में सवाल कर पाते हैं, इसलिए उस टर्म को हम यूज करते हैं, एंड दैट टर्म इज नोन एज सूडो फोर्स। उसी तरह से जो मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये एक्चुअल में करंट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं नहीं है। ये एक तरह का सूडो करंट है, एक तरह का झूठा करंट है। ये सिर्फ और सिर्फ
इस तरह की सिचुएशंस, जिन सिचुएशन के अंदर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वहां पर जितने हमारे लॉस थे वो सारे के सारे फेल हो रहे थे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमारे जितने लॉस थे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बेटा भाई, अपने फैराडेज लॉ वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे लॉस, एम्पियर्स लॉ वगैरह, वो सारे के सारे फेल हो रहे थे। कब? जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी। उन इक्वेशंस को मॉडिफाई करने के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ी गई। दैट एक्स्ट्रा टर्म इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट एन एक्चुअल करंट, इट इज नॉट एन एक्चुअल केस इन विच द चार्ज इज मूविंग। कोई चार्ज वार्ज मूव नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मैथमेटिकल टर्म है जिसको यूज करने पर ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही हो, उस सिचुएशन के अंदर सवाल सही बैठे, इक्वेशन सही बैठे, इसके लिए एक मैथमेटिकल जुगाड़ लगाया गया। दैट मैथमेटिकल जुगाड़, दैट मैथमेटिकल टर्म इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट टर्म इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बड़ा मैं फिर से इस बात को बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट एन एक्चुअल करंट, इट इज जस्ट ए सूडो करंट, इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल टर्म। एंड इन सम सिचुएशंस आवर एम्पियर्स लॉ एंड फैराडेज लॉ डोंट गेट वैलिड। उनको वैलिडेट करने के लिए, उनको सही करने के लिए इस एक्स्ट्रा टर्म को हम ऐड करते हैं, एंड दिस एक्स्ट्रा टर्म इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। इतना काफी है हमारे लिए 12वीं क्लास में। बाकी तो तुम ऑफ कोर्स बहुत कुछ पढ़ोगे, बहुत कुछ सोचोगे, है ना, लेकिन अपने लिए इतना काफी है। तो मेरी बात सुनना, मैं यहां लिखता हूं, यहां नहीं, इससे नीचे लिखते हैं। इट इज नॉट एन एक्चुअल करंट। When I say not an actual current, I mean that there is no motion of charges. No motion of charges. Not due to motion of charges. ये चार्जेस के मोशन के कारण नहीं है. It is just something like सूडो करंट, इट इज समथिंग लाइक झूठा करंट. कब आएगा ये? इट इज ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स. किसी रीजन में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर समय के साथ चेंज हो रही है तो उस रीजन में हम एक करंट इमेजिन कर सकते हैं, एक करंट मान सकते हैं, एंड दैट करंट इज नोन एज योर सूडो करंट. और सॉरी, सूडो करंट तो बहुत ही देसी हो गया, क्या नाम निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट. दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट करंट. फेयर इनफ. देखेंगे बेटा इसका क्या फॉर्मूला है, क्या सिचुएशन है. ये एक्चुअल करंट नहीं है, बट ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर होगी तो हम ये करंट लिखेंगे. इसको हम अक्सर ID से रिप्रेजेंट करेंगे. जब भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब हो सकता है कि बेटा हमारे कुछ लॉज जो हैं वो उतने सीधे साधारण तरीके से वैलिड ना हो. उनको वैलिडेट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ते हैं करंट में, एंड दैट एक्स्ट्रा टर्म इन करंट इज नोन एज योर, क्या नाम था इसका? डिस्प्लेसमेंट करंट. तो मैं एक छोटी सी लाइन और लिख रहा हूं. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विथ टाइम, एम्पियर्स लॉ, बट एम्पियर्स लॉ आता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई एन. देखेंगे डिटेल में. एम्पियर्स लॉ मे नॉट बी ट्रू. हो सकता है कि बेटा वो ट्रू ना हो. उसे ट्रू करने के लिए, उसे वैलिडेट करने के लिए हम करंट में एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ते हैं. टू वैलिडेट Ampere's law, we add an extra term in current, and that is our displacement current. जो एक्स्ट्रा टर्म आप जोड़ते हो वही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट. चलिए बच्चों,
कैसे, इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे भाई, कौन सी टर्म है ऐसी। अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं। सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंडक्टर, सॉरी ये हमारे पास कोई वायर और ये हमारे पास कोई ना कोई कंडक्टर, अच्छी खासी बेटा लेंथ का वायर है, आप इसे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मान सकते हैं, ठीक है। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम लोगों ने किसी बैटरी के साथ जोड़ रखा है। बैटरी के साथ अगर जोड़ा है तो ये बैटरी यहां से चार्ज खींचेगी और इसको देगी। यहां पर चार्ज आएगा प्लस क्यू, यहां पर चार्ज आएगा माइनस क्यू, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। वी नो दैट कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। अब देखना, किसी टाइम पर मान लीजिए करंट जा रहा है आई, किसी टाइम पर करंट जा रहा है आई, मुझे है ना इस तार से, बड़ा हम लंबा तार मान सकते हैं, आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आई रियली होप आप लोगों को याद होगा कि इसलिए हम क्या करते थे। इसके लिए हम लोग है ना एक एम्पीरियन लूप लिया करते थे और एम्पीरियन लूप लेकर फिर हम एम्पियर्स लॉ लगाया करते थे। तो ऐसे आर डिस्टेंस पर जाने के बाद आप ऐसे एम्पीरियन लूप लो, ये उस एम्पीरियन लूप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है बच्चों। इस एम्पीरियन लूप में आप इस पॉइंट पर डीएल लीजिए ऐसे, इस पॉइंट पर डीएल 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 ऐसे। कैलकुलेशन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को याद है। हमारा जो एम्पियर्स लॉ हुआ करता था दैट इज, लिखूं बेटा, अगर एम्पियर्स लॉ नहीं याद है तो आप जानते बेटा, पढ़ा रखा है डिटेल में। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इन द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट गुजरा है, इस क्रॉस सेक्शन से करंट गुजरा है आई, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई, फेयर एनफ। इस पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड आई बी, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट्स शोड अस दैट कि यहां से आर डिस्टेंस दूर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां से भी आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड बी ही है। सर यहां पर तो तार था उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, सर यहां पर तो तार भी नहीं है, फिर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? सोचेंगे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपेरिमेंट्स शोड अस कि दीज मैग्नेटिक फील्ड आर एग्जैक्टली सेम। और मैंने फिर से बड़ा एक एम्पीरियन लूप लिया ऐसे, एम्पीरियन लूप लिया ऐसे, एम्पीरियन लूप लिया ऐसे। और जो मैंने एम्पीरियन लूप लिया उसमें मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इस क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट गुजर रहा है। अब आप बोलोगे सर तार यहां है, तार यहां है, सर यहां पर तो एयर है, कोई करंट वरंट है नहीं, और अगर करंट नहीं है तो दैट कम्स आउट टू बी जीरो। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इससे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई है जीरो, एंड वी नो दैट इट इज जीरो, इट इज रॉन्ग। यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड वही है जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर थी, तो यहां पर ये जो हमारा एम्पियर्स लॉ था ये तो रॉन्ग हो गया। एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो आनी चाहिए, और हमारा जो एम्पियर्स लॉ वो बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो आनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पंगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है।
और दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी वेरी कर रही होगी उस टाइम पर एम्पियर्स लॉ वैसे नहीं लगेगा जैसे हम सोचते थे, उसमें एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सर मॉडिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा आपको? बेटा मॉडिफिकेशन में आपको यह करना पड़ेगा कि ये जो अंदर करंट है इसमें आपको दो तरह के करंट लिखने पड़ेंगे। ये जो आप इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl लिख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका एम्पियर्स लॉ सही हो तो आपको लिखना पड़ेगा दैट इज म्यू नॉट इनटू I, and this I will consist of two types of current. One type of current will be conduction current and another current will be your displacement current. ये displacement current हमेशा नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सिर्फ और सिर्फ तभी लिखना है, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपके पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ध्यान रखना इस बात का कि करंट में दो टर्म्स आएंगे, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। वी नो दैट कि इस रीजन के अंदर कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस वार्जेस मूव नहीं कर रहे, और अगर चार्जेस वगैरह मूव नहीं कर रहे हैं तो पक्की बात है कि कंडक्शन करंट की वैल्यू तो ऑफकोर्स जीरो है। लेकिन यहां पर एक दूसरा करंट आएगा एंड दैट दूसरा करंट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट करंट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। वो अलग बात है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो पक्की बात है कि यहां पर जितना I है उतना ही I यहां पर होना चाहिए। बस फर्क इतना है कि यहां पर जो I है वो ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस है और यहां पर जो I है वो ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि इस ID की वैल्यू भी बड़ा वही I आएगी जो यहां पर थी, और ये I जो है वो आपका कंडक्शन करंट था। यहां पर तो सारा का सारा करंट कंडक्शन करंट है, यहां पर कोई कंडक्शन करंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। लेकिन एक्सपेरिमेंट शोड है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो यहां पर करंट और यहां पर करंट सेम। बस यहां पर करंट था चार्जेस के मूव करने की वजह से, और यहां पर जो करंट है ये है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां और यहां सेम है तो पक्की बात है कि यहां और यहां करंट भी सेम होना चाहिए, बस करंट के कारण अलग अलग है। यहां पर करंट का कारण है चार्ज का मूव करना और यहां पर करंट का कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरी करना। मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया, समझ गए होंगे? ठीक है, आई नो कि बहुत ऐसा कोई आसान कॉन्सेप्ट थोड़ी है ना, बट ठीक है, आई रियली होप कि तुम्हें इस बात में समझ आ गई होगी कि अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड और यहां मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंट में सेम बता रहे हैं तो यहां पर करंट और यहां पर करंट तो सेम आना चाहिए। करंट सेम कैसे हो सकता है सर? यहां पर तो करंट है और यहां पर नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा कि बेटा यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा करंट मानेंगे। क्या मानेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जो है वो यहां वाले कंडक्शन करंट के बराबर होनी चाहिए, तब जाके आप कह पाओगे कि आपका सारा का सारा एम्पियर्स लॉ वैलिड है। तो एम्पियर्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए, एम्पियर्स लॉ को ट्रू बताने के लिए, एम्पियर्स लॉ को सही बताने के लिए हम लोग करंट की टर्म में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करेंगे। That extra term is known as your displacement current and it will be added if and only if there is electric field in the region which is changing with time। ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बावजूद आपने डिस्प्लेसमेंट करंट लिख दिया। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ तभी आपको डिस्प्लेसमेंट करंट दिखाने की या लिखने की जरूरत है। अदरवाइज तो जैसा आप आज तक कंडक्शन करंट लिखते आए थे वैसे लिखते रहो और बिल्कुल चिल रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई रियली होप बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि ना ये बात इतनी ऑफकोर्स आसान नहीं है ना, बोलना समझना बताना ये कोई इतनी आसान बात नहीं है, बट फिर भी मेरे ख्याल से आप लोग इस बात से एग्री कर गए हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, हाँ, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया है इसकी वैल्यू इस I के बराबर है। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू करंट एट दिस पॉइंट, दिस करंट इज योर कंडक्शन करंट, ये इसके बराबर है। यहां पर कंडक्शन करंट नहीं है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, लेकिन यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और यहां पर जो कंडक्शन करंट है उन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमने हल्की फुल्की डिस्प्लेसमेंट करंट की, या फिर बेटर वर्ड क्या है, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट की थ्योरी बना ली है, और हम एक दो बातों से एग्री कर गए हैं। किन किन बातों से एग्री कर गए? डिस्प्लेसमेंट करंट किस कारण से होगा? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होगा, जैसे बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। ठीक है, उसे सिर्फ कब दिखाना है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रहे हो, अदरवाइज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा चलिए,
मैं बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला जो है वो डिराइव करने जा रहा हूँ। छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखना है, लेकिन मैं उसको हल्का सा रिलेट करके आप लोगों को बता सकता हूँ। तो सुनो बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये मेटल, इसके सामने ये एक और मेटल, ठीक है। इस पूरे मेटल्स को मैंने किसी बैटरी से यूं जोड़ दिया, यहां से करंट यू आया, यू आया, यू आया, यू आया, यू। इसके कारण कभी यहां पर प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम जानते हैं कि यहां पर तो सारा का सारा करंट जो है वो कंडक्शन करंट है और उसकी वैल्यू आई है। यहां पर तो चार्जेस का मूवमेंट नहीं है भाई। मैं कहूं ये वाला क्रॉस सेक्शन है, बताओ इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज गया। आप बोलोगे क्या पागल बात कर रहे हो सर, यहां से कोई चार्ज गया ही नहीं है, तो यहां पर कोई कंडक्शन करंट नहीं है। तो कौन है यहां पर? यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों सर? वो इसलिए कि हम जानते हैं कि ये चार्ज जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी करेगी तो रीजन के अंदर आपका कंडक्शन करंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट तो आएगा। सर वो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालूं? बड़ा वेरी सिंपल, ऐसे आप एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लो, मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं बेटा, आपको याद रखना है। और यहां से ऑफ कोर्स कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा होगा, मैं उसको आई डी कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं बेटा? आई डी। मैं जानता हूं, एक्सपेरिमेंटली जानता हूं कि यहां से आर डिस्टेंस दूर और यहां से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। यहां से आर डिस्टेंस दूर और यहां से आर डिस्टेंस दूर अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो ये वाला करंट और ये वाला करंट सेम होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज बेसिकली आई। आई को मैं लिख सकता हूं दैट इज ऑफ कोर्स डी क्यू बाई डी टी, लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इस क्यू और इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इस तरफ। इस क्यू के कारण अगर मैं इनको पैरेलल प्लेट्स मान लूं तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से Q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, दूसरी वाली प्लेट की वजह से Q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया करते थे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मैंने पैरेलल प्लेट्स मान ली, ठीक है। लार्ज शेप कैसा भी हो तुम जानते हो बेटा, ठीक है। लार्ज प्लेट्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, फ्लक्स को मैं फाई ई लिख रहा हूं। सर क्यों ये ई क्यों लिख रहे हो बेटा? इस चैप्टर में ना अलग अलग सवाल के अंदर कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगी, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगी, तो तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने फाई के साथ हमेशा मैं ई या बी लिखूंगा। ई लिखूंगा मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई बी लिखूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स। उस फ्लक्स की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एरिया। तो ऐसे cos 0 भी आएगा, लेकिन cos 0 इज 1। मैं लिख सकता हूं दैट इज डी बाई डी टी ऑफ Q। Q को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बढ़िया तगड़ा फॉर्मूला आ गया है, सिर्फ यही याद करना है, बाकी बिल्कुल चिल रहना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज बेटा एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी करेगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट तो आएगा। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स रही तो आपका फ्लक्स भी फिक्स रहेगा, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशियल 0 आएगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0 आएगा। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ ना कुछ तो आएगा। दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू रिमेंबर एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, अपन ना सोच रहे हैं।
आपको तो डेरिवेशन भी नहीं सोचनी है, वो तो बड़ा मैं तुम लोगों को कन्विंस करने के लिए डेरिवेशन वेरिएशन वाले 5-1 मिनट वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तुम्हें तो फॉर्मूला याद आना चाहिए कि यार सर ने फॉर्मूला बता दिया, सर ने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, फ्लक्स वेरी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। सर ने अप्रूव भी कर दिया है कि ना हाँ फॉर्मूला भी काफ़ी हद तक उस बात को बोल रहा है, काफ़ी है इतना, बाकी ठीक है, बताया सब कुछ शुरू से। एक सवाल सुनिए बेटा, एग्जाम्पल, ये एक रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मुझे दे रखी है, दैट इज 5T न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये कोई एरिया है ऐसे, ठीक, इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही है और उस एरिया की वैल्यू दे रखी है मुझे 2 मीटर स्क्वायर। ये कोई एरिया है, इसका एरिया वेक्टर से 2 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इस क्रॉस सेक्शन में से कोई चार्ज पास नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज का पास होना जरूरी है, फिर भी इसमें से कोई ना कोई करंट जा रहा है। आप बोलोगे सर इसमें से सच्चा वाला करंट नहीं जा रहा, सर इसमें से झूठा वाला करंट जा रहा है। दैट झूठा वाला करंट इज अवर, क्या नाम था उसका, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसमें से पक्की बात है कि कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू एरिया गिवन। इस गिवन एरिया से कितना कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट गुजरेगा, बता देंगे, अपने को क्या लोड है। हम जानते हैं कि इसमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी टाइम टी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 5T इंटू एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स 2 मीटर स्क्वायर, एवरीथिंग इज इन SI यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, cos 0, that comes out to be 10T. What is the displacement current? Displacement current is epsilon naught times d by dt of 10T. That comes out to be 10 times epsilon naught. आंसर बड़ा पक्की बात है कि एम्पियर में आएगा, क्योंकि सब कुछ SI यूनिट में। बड़ा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में कम्युनिकेट पीरियड ऑफ क्लास बता रखी होगी 8.885 इस तरह से ना, वो यूज़ कर लेना, आपके डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आ गई। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू, आसान सा सवाल है, कोई टफ टास्क आपके लिए है ही नहीं इसमें। एक सवाल और, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बेटा ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखते ना तब जाके आंसर एम्पियर में लिखते हैं। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और कोई एरिया ऐसे, उस एरिया का एरिया वेक्टर इस तरफ आ रहा है, ये एरिया वेक्टर 10 मीटर स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5T स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। सवाल वही है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द गिवन एरिया, ये वाला एंगल आपका 60। फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द गिवन एरिया। करो बेटा। हो गया होगा। पहले इस लूप में से इस क्रॉस सेक्शन में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 5T स्क्वायर, एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट इज cos 60। ओहो वापस से
cos 60 इज हाफ, 5 कितना हो गया 25 टाइम्स टी स्क्वायर। हाँ, ये किसी भी टाइम पर फ्लक्स है। किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड करंट होगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स 50 टी, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया है 50 एप्सिलॉन नॉट टी। अरे बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, कोई मुझसे पूछे बताओ 5 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, टी को 5 रख दो, 10 सेकंड में कितना है, टी को 10 रख दो, 50 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, टी को 50 रख दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका बेटा आंसर आ जाएगा। आगे चलिए बच्चों, एक और सवाल, छोटे छोटे से सवाल हैं, कोई इतना भारी काम ही नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल तो मेन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट पे सवाल आएगा तो ऐसे ही आएगा, यूनी की कोई बहुत ही कोई रॉकेट साइंस पूछ लेंगे, यही पूछेंगे, ठीक है। मैंने ज़रूर समझाने में बताने में टाइम लगाया, बट सवाल ऐसे पूछेंगे वो। एक और पूछ लेता हूँ तुम लोगों से, चलो इतनी जिद कर रहे हो। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने ऐसे बड़ा बैटरी से जोड़ रखा, ठीक है। इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है। किसी टाइम पर करंट है आई, किसी टाइम पर करंट है आई, ये तो कंडक्शन करंट है बेटा आपका, ठीक है। इस बीच वाले रीजन के अंदर हम जानते हैं कि करंट के कारण ऑफ कोर्स यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, ये चार्जेस वेरी करेंगे, तो बीच के रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो ऑब्वियस बात है कि कोई ना कोई आपका डिस्प्लेसमेंट करंट तो आएगा। मैंने एक छोटा सा एरिया लिया ऐसे, इसका एरिया स्मॉल ए है, ओहो इसका एरिया स्मॉल ए है, और ये इन दोनों प्लेट्स के पैरेलल है। अगर किसी एंगल पे हुआ हम सवाल तब भी कर लेंगे, और अगर ऐसे परपेंडिकुलरली हुआ ना तो इसमें से कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं जाएगा, क्योंकि सारा फ्लक्स तो ये निकल जाएगा, फ्लक्स इसमें गुजरेगा नहीं, फ्लक्स गुजरेगा तभी तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। तो ये वाला जो मेरा एरिया है ये इनके पैरेलल है, ठीक है। इसमें से पक्की बात है कि कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट करंट गुजर रहा होगा। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट ड्यू टू एनी चार्ज, इट इज ऑफ कोर्स ड्यू टू, क्या बोलते हैं बेटा उसको, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू एरिया स्मॉल ए, स्मॉल ए में से गुजरने वाला कितना होगा, वेरी सिंपल। सुनना बेटा, इस क्यू चार्ज और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और उसकी वैल्यू होगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मेरे बच्चों याद था ना, इसकी वजह से Q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी Q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो इस लूप में से, सॉरी इस सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा मैं उसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये बड़ा एरिया ऐसे पड़ा है, एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल जो आएगा आपको वो 0 है। सर मुझे तो डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए तो दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कैपिटल ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इनटू dq बाई dt। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इनटू dq बाई dt। व्हाट इज dq बाई dt? आप बोलो सर dq बाई dt इज बेसिकली इस q के चेंज होने की रेट, दैट इज ऑफ कोर्स i, दैट इज ऑफ कोर्स। ये हमारा आंसर आ गया, और हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन जितना टोटल करंट आया था दैट इज स्मॉल ए अपॉन कैपिटल। काफ़ी ऑब्वियस सा रिजल्ट है,
क्योंकि हम जानते थे कि यहां पर कंडक्शन करंट आई है, तो इस पूरे रीजन के अंदर से जो नेट डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा वो भी आई जाना चाहिए। पूरे एरिया ए में से जो नेट डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा वो आई जाएगा, तो स्मॉल ए एरिया से कितना जाएगा? तो आप कह सकते हो कि सर यूनिटरी मेथड से सीधा बोल सकते हैं आई अपॉन ए इंटू, क्योंकि यहां पर करंट आई तो इस क्रॉस सेक्शन में से पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट भी आई। पूरे एरिया में से अगर आई गुजर रहा है तो स्मॉल एरिया में से कितना गुजर रहा है? आप सीधा डायरेक्ट इस आंसर को भी लिख सकते थे, कोई ऐसा बड़ा टास्क नहीं है। एक छोटी सी बात और, पहले बेटा एक सवाल और कर लेते हैं, फिर पूछता हूं। आपके पास ये कोई कैपेसिटर है, हाँ लेट से बेटा कैपेसिटेंस मुझे दे रखा है 60 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अच्छा, इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ वेरी कर रहा है। लेट्स से इट इज वेरिंग विथ टाइम एज 5 वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ऑफ कोर्स ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस पूरे रीजन में ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो इस रीजन में से गुजरने वाला चार्ज तो नहीं है, लेकिन इस रीजन में से गुजरने वाला फ्लक्स वेरी करेगा, और फ्लक्स वेरी करेगा तो भी इसमें से कोई ना कोई करंट तो आएगा। वो करंट सच्चा करंट नहीं है, वो करंट झूठा करंट है। उस झूठे करंट का नाम हम निकाल चुके हैं, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट गुजरा? वेरी सिंपल, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स। फ्लक्स कैसे लिखोगे? फ्लक्स लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में जानता हूं लार्ज प्लेट्स हम कंसिडर करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, ऐसे लिखूंगा ना। इससे मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी। अब बड़ा सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, लेट से डी, वी बाई डी इंटू ए। लार्ज प्लेट्स है बेटा, बड़ी प्लेट्स है। बड़ी जब प्लेट्स होती है ना तो उनका ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में होना जरूरी नहीं है, कैसे भी शेप में हो। इसमें से ए कॉन्स्टेंट है, डी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। मेरे पास आ गया ए बाहर, एप्सिलॉन नॉट तो पहले से बाहर, डी बाहर इंटू डी वी बाई डी टी। यार ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी देखा देखा लग रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो क्या है? कैपेसिटेंस इंटू डी वी बाई डी टी। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। कैपेसिटेंस बेटा सवाल में जरूर कहीं लिखा होगा, हाँ लिखा हुआ है 60 माइक्रोफैरेड। बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है? दैट इज 5 वोल्ट पर सेकेंड। आंसर आ गया 300। बेटा सब कुछ एसआई यूनिट में है तो माइक्रो कूलम। अरे माइक्रो कूलम नहीं है, माइक्रो एम्पीयर। आंसर आ गया मेरा 300 माइक्रो। कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, 300 माइक्रो। बढ़िया आंसर है बेटा, अच्छा आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट इज
हेडिंग लिखिए, अच्छा सा पॉइंट है बेटा। बेटा देयर आर सम मैक्सवेल्स इक्वेशन, 4 इक्वेशन है मैक्सवेल की। हालांकि ये एसएच मैक्सवेल की नहीं है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने इक्वेशंस दी थी। मैक्सवेल ने सिर्फ और सिर्फ उन चारों के चारों इक्वेशंस को कंपाइल किया है, जोड़ा है इसने, ठीक है। तो चलो सुनो, सॉरी, पहला है बड़ा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन है दैट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने बढ़िया से पढ़ रखा है इस बात को। अगर आपके पास इस तरह से कोई क्लोज्ड सरफेस है, हर जगह से बंद है, इसके अंदर अगर कुछ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, कुछ चार्जेस मान लीजिए बेटा बाहर भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है बेटा। इस पूरी की पूरी सरफेस पर अलग अलग जगह कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पर आपका सरफेस होगा, उसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, उनके बीच में एंगल थीटा आएगा। तो इस सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट विल ऑलवेज बी ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। इसका हम एक नाम भी निकाला करते थे बेटा, क्या नाम निकाला करते थे? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हेन आई से चार्ज इनसाइड, इन दिस केस आई कैन से दैट इट इज बेसिकली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अवर गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वी ऑलरेडी न्यू इट, बट वापस से लिख लेना। कोई भी आपसे मैक्सवेल की इक्वेशंस अगर पूछे तो पहली इक्वेशन आपके पास यही है, ठीक है बच्चों। मैं इसको स्टेटमेंट वाइज नहीं लिखा रहा, कारण आप जानते हो बेटा, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इसका स्टेटमेंट बढ़िया से लिखा रखा, ठीक है, याद भी आ गया होगा आपका। नेक्स्ट इज सेकेंड, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। बेटा मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ, इट सेज दैट कि अगर आपके पास इस तरह से कोई क्लोज्ड सरफेस और इस क्लोज सरफेस में अगर तुम, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरह से ds है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे ds है, छोटा 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 मैग्नेटिक फ्लक्स पूरी सरफेस में से जितना गुजरा उसको जोड़ दो, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा बेटा, इस बार मैं फ्लक्स के साथ b लिख रहा हूं, कारण आप जानते हो, इट विल बी ऑब्वियसली सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज्ड लूप, एंड इट विल बी, बहुत आसान, इट विल बी ऑलवेज जीरो। इस बार कुछ नहीं है, सीधा जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो हमेशा जीरो आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटिक फ्लक्स आपका आएगा ऑफ कोर्स जीरो। सर मैं नहीं मानता, दिखा देता हूं। जैसे आपकी बार मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे होती थी बेटा, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैंने कोई गॉसियन सरफेस ऐसे ली, देखो जितनी लाइंस, अच्छा मैंने पूरी नहीं बनाई, अंदर भी ऐसे आएगी, क्लोज बनती है हमेशा। अगर मैंने इस तरह गॉसियन सरफेस ली, जितनी नंबर ऑफ लाइंस एंटर करेंगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस एग्जिट करेंगी। ये फ्लक्स नेगेटिव, ये फ्लक्स पॉजिटिव, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो। अगर मैं यहां पर कोई गॉसियन सरफेस लूंगा, आपको नजर आ गया होगा, जितनी नंबर ऑफ लाइंस एंटर कर रही है उतनी नंबर ऑफ लाइंस एग्जिट कर रही है। एंटर करने वाले को हम नेगेटिव मानते हैं, एग्जिट करने वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं, नेट आपका जीरो आएगा।
सर मैं ऐसी गॉसियन सरफेस ले लूँ तो मैं अलग कलर के पेन से दिखा देता हूँ, मेरे पास तो पेन भी है। मैं ऐसी कि यार आधी मैग्नेट ले ली अंदर, आधी मैग्नेट बाहर ले ली, क्लोज्ड है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखना बेटा, ये लाइन यहाँ पर एंटर की है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन एंटर की है। यही 5 लाइन बेटा आपकी एग्जिट भी करेंगी, सारी लाइन्स बेटा आपकी एग्जिट भी करेंगी। ये जो लाइन यहाँ से एंटर की है, ये चलते 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 यहाँ से एग्जिट की है। ये लाइन जो यहाँ से एंटर की है, ये चलते 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 यहाँ से एग्जिट की है। ये लाइन यहाँ से एंटर की है, ये चलते 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 यहाँ से एग्जिट की है। ये लाइन यहाँ से एंटर की है, ये चलते 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 ऑफ कोर्स यहाँ से एग्जिट की है। ये लाइन जो यहाँ से एंटर की है, एंटर की है, यहाँ से एग्जिट की है। तो जितनी लाइन्स एंटर हुई उतनी लाइन्स कहीं ना कहीं से एग्जिट हुई। जैसी सरफेस लेना चाहो वैसे सरफेस ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऐसे, पता नहीं आपको याद है या नहीं है, उसके कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे बनती थी बेटा। आप जैसी चाहे सरफेस ले लो, लाइन एंटर करेगी तो वही लाइन कभी ना कभी सरफेस से एग्जिट भी करेगी, एंटर करेगी तो वही लाइन कभी ना कभी एग्जिट भी करेगी। जैसे सरफेस लेना चाहो वैसे ले लो। तो आपका जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हो तो और आसान हो गया। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो फिर भी डिफिकल्ट था कि चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमेशा किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला 0 होगा, 0। चलिए बेटा, हमारे 2 अच्छे लॉस तो हो गए, जिसमें से हमारा पहले वाला लॉ तो पढ़ा हुआ था, दूसरा लॉ हमने आज पहली बार देखा। और यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने का फायदा हुआ हमें। अरे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का माना कि सवाल तो फॉर्मूला बेस आएगा, लेकिन उसके बहाने हमने बातें तो सीखी ना। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट इज अगेन ऐसा लॉ जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, सवाल निपटा चुके हैं, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ EMI। क्या कहता है ये लॉ? आपके पास इस तरह का कोई सिलेंड्रिकल रीजन है, इस रीजन के अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रही है। मैंने इस तरह का एक लूप लिया, यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी, पूरे रीजन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से इंड्यूस होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, अब सुनना, इस पूरे रीजन के अंदर कुछ ना कुछ EMF इंड्यूस होगा, दैट विल बी -d/dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। याद आ गया बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स के माइनस साइन तो बेटा सिर्फ और सिर्फ लेंज लॉ से लिखा करते थे। एंड सेम इज दिस EMF कैन बी रिटन एज, याद करो बेटा EMF की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? एक कूलम्ब चार्ज को पूरे लूप में घुमाने के लिए किया गया वर्क डन। अगेन मैं क्लास में प्रूव कर चुका हूं कि दैट विल बी Q चार्ज इंटू E, ये तो बेटा उस पर लगने वाला फोर्स। पूरे लूप में घुमाना है तो .dl, ये होता है पूरे लूप में घुमाने वाला वर्क डन। दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज EMF। EMF की डेफिनेशन थी एक Q चार्ज को पूरे लूप में घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये आपका वर्क डन डिवाइड बाय Q। Q कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कुल मिलाकर मेरे पास डेफिनेशन आ गई है, सॉरी फैराडेज लॉ आ गया, -d∅dt इज इंटीग्रेशन ऑफ E.dl in a closed loop। ये हम पहले से क्लास में लिख चुके हैं, इस पे सवाल निपटा चुके हैं, शीट के सवाल निपटा चुके हैं, सारा काम इसका हमने पहले से निपटा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा पहली बार देख रहा हो तो मैंने लिख दिया है ना, बाकी तो बेटा हम इसको बहुत डिटेल में देख चुके हैं। दिस इज अवर फैराडेज लॉ ऑफ EMI। अभी तक हमने जो मैक्सवेल की 3 इक्वेशन पढ़ी हैं, 3 में से नहीं तो सिर्फ एक ही थी। कौन सी थी बेटा? फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। पहली वाली और तीसरी वाली तो सेम थी,
सेम मतलब पहले से पढ़ रखी है, सेम तो क्या पहले से पढ़ रखी है अपन ने। फोर्थ, नेक्स्ट इज मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट इज बेटा मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। ये हमारा एम्पियर्स लॉ ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ये एक तरह से उसका मॉडिफाइड वर्जन है। इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर्स लॉ। आप जानते हो कि एम्पियर्स लॉ हमेशा वैलिड है, एक केस को छोड़ के। कौन सा केस? जब रीजन में, क्षेत्र में, उस इलाके के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रही हो, उस केस में हमारा मैक्सवेल्स लॉ इतना वैलिड नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बड़ा मान लीजिए कोई ना कोई तार है, ठीक है बच्चों, इस रीजन के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, आई डोंट नो कितना है कितनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है। मेरे पास कोई ऐसे क्लोज्ड सा कोई लूप है, उसमें मैंने एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए कहा कि मुझे एम्पियर्स लॉ लगाओ, तो आप बोलोगे एम्पियर्स लॉ इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। इसका नाम भी निकाल रखा है, नाम नहीं याद हो तो लिख लेना, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। It is always equals to mu naught into I in। I in मतलब इस पूरे के पूरे लूप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें से कितना करंट गुजर रहा है। ये जो करंट गुजर रहा है इसको मैं आज ढंग से लिखूंगा। एक तो आएगा कंडक्शन करंट, ये कौन सा करंट है? कोई तारवार हुआ, अगर कोई तारवार हुआ तो उसके अंदर जो करंट जा रहा होगा वो लिखना है, प्लस मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट भी लिखूंगा। सर हमने तो पूरे पूरे चैप्टर निपटा दिए, कभी नहीं लिखा हमने डिस्प्लेसमेंट करंट। वो इसलिए नहीं लिखा कि उसके किसी भी सवाल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रही थी। यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो समय के साथ वेरी कर रही है। हमारे पास तो ऐसा कोई सवाल आए नहीं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं मोस्टली सवालों में, तो होगी भी किसी सवाल में तो कॉन्स्टेंट थी। अब मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, कंडक्शन करंट तो ऑफकोर्स जो तार होगा उसमें दे रखा होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट मुझे पता है कि मैं फॉर्मूला निकाल चुका हूं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बी बाई डी टी। दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओह सॉरी बेटा, ये तो ऐसे ही था। हम जानते हैं अक्सर सवाल, अरे बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम जानते हैं कि अक्सर सवाल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, तो ये वाली टर्म तो होती नहीं है, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला होता है। लेकिन अब ये मॉडिफाइड वर्जन है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कराना चाहो करा दो, ये फॉर्मूला भी वैलिड होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये हमारा नया मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्या बोलते हैं बेटा उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ईएम वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मान लो किसी रीजन में कोई कंडक्शन करंट हुआ ही नहीं है, कोई तार ही नहीं हुआ, सर तार ही नहीं होगा तो फिर करंट ही नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो सर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगी? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने के कारण। तब आप कह सकते हो, इस केस में आप कह सकते हो कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो है, इट विल बी म्यू नॉट टाइम्स अंदर से गुजरने वाला करंट। इस बार कंडक्शन करंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है? जब आपका कंडक्शन करंट जीरो हो। ये फॉर्मूला तो ऑफकोर्स हमेशा वैलिड है, और इसको जीरो कर दोगे तो आपका फॉर्मूला तब वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी ना कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास करंट कैरिंग वायर हो। हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, सारे देख लिया। ये चार हमारे पास इक्वेशंस थी मैक्सवेल की। इन चार में से दो इक्वेशन तो हमने पहले से
बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी लिख दी। बेटा कौन सी, एक तो गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी बेटा आपकी फैराडेज लॉ, ठीक है। जो आपकी सेकंड और फोर्थ इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन हमारे लिए नहीं थी और फोर्थ इक्वेशन हमें पहले से पता थी, लेकिन हमें थोड़ी सी इनकम्प्लीट पता थी, गलत नहीं पता थी, तब भी सही थी, इनकम्प्लीट पता थी। आज हमने उसको कंप्लीट किया है। बेटा नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा, जनरेशन ऑफ EM वेव्स। हालांकि EM वेव्स किसके कारण जनरेट होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं। बिल्कुल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर था, तो मैंने आपको बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें से EM वेव्स निकलेंगी। अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, प्लस Q चार्ज है, और ये चार्ज पार्टिकल मान लीजिए कि ऐसे ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ऐसे 2 डायमेंशनल ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं, जरूर नहीं, कैसे भी कर सकते हैं बेटा, ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। और अगर ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस कारण से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये एक तरह से एक्सेलरेटेड है, तो किसी भी पॉइंट पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कांस्टेंट नहीं आएगी, वेरिएबल आएगी। क्योंकि कभी ये वाला चार्ज पार्टिकल नजदीक पहुंच जाएगा, कभी दूर पहुंच जाएगा, कभी नजदीक कभी दूर, कभी नजदीक कभी दूर, कभी नजदीक कभी दूर। तो यहां पर मैं कोई भी पॉइंट, यहां पर ही नहीं, किसी भी पॉइंट पर कोई पॉइंट ले लूं, किसी भी जगह कोई पॉइंट ले लूं, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगी। क्योंकि एक बार अगर ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करने लग गया तो चार्ज पार्टिकल यहां आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, यही चार्ज पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, फिर यहां आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, फिर घट जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर घट जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर घट जाएगी। और अगर ये चार्ज पार्टिकल ने एसएचएम किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसएचएम करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एसएचएम करेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन जो है वो साइनसोइडली वेरी करेगा। वो क्या करेगा? साइनसोइडली वेरी करेगा। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल नजदीक गया, दूर गया, नजदीक गया, दूर गया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस तरह से लगातार साइनसोइडली वेरी कर सकती है। वो एग्जैक्टली एक्सप्रेशन वैसा ना अलग बात है, लेकिन वो इस तरह से करेगी। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ वेरी हुआ तो तुम जानते हो, तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समय के साथ वेरी हुआ तो इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करने जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो वो भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता रहेगा। तो इस तरह से बाई चेन प्रोसेस लगातार चलता जाएगा। तो इस तरह से कोई चार्ज पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो वो अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जो कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि समय के साथ वेरी करेगी। वो टाइम के साथ वेरी करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी, एंड सो ऑन। इस तरह से लगातार प्रोसेस चलता रहता है। तो आप कह सकते हो कि जनरेशन ऑफ ईएम वेव्स जो है उसके पीछे मेन कारण जो है वो आपके कौन है बेटा? ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, हमारे वो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। वैसे आप लोग बेटा ना ईएम वेव्स मैं पढ़ा तो रहा हूँ, मैं ना हालांकि हर चीज़ बोलने की कोशिश करता हूँ क्लास में, बोर्ड पर लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव बात हो कि यार किस ईयर में क्या हुआ वगैरह वगैरह, ऐसी कोई बात हो मुझसे मिस हो जाए, मैं बोर भी जाता हूँ कि यार किस ईयर में क्या हुआ, मार्कोनी ने क्या किया, इसने क्या किया, ठीक है, हर्ट्ज ने क्या किया। तो वो अगर आप पढ़ना चाहो तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। हालांकि उस पर कोई सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, बट बोर्ड वगैरह में पूछ सकते हैं। तो मैं तो ऐसा सब कुछ लॉजिकल वाली सारी बात, जितनी भी बातें हो सकती है कि सारी की सारी मैंने तुम्हें बताई दी है, मैंने कोई बात छोड़ी नहीं है। बट फिर भी आपको लगे कि हाँ यार है ना सर ने सारी बातें बता दी, लेकिन एनसीईआरटी में स्पेसिफिक पैराग्राफ में कुछ ऐसे है ना स्पेसिफिक बातें लिखी हुई हैं जो सर ने नहीं बोली, सर ने बोर्ड पे लिखी ही नहीं, तो आप उसके लिए एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, कर लोगे ना? चलिए यही काम है। बाकी आप बेटा अपनी अल्टरनेटिंग करंट का शीट निपटाइए, एसी की अल्टरनेटिंग करंट की पहले बेटा ऑफ कोर्स इसेंशियल शीट निपटाओ, और इसेंशियल निपट जाए
उसके बाद आप एक्स्ट्रा एच निपटा, है ना, इतना सा ही काम है। एनसीईआरटी तुम लोग बड़ा ईएम वेव्स की रीड कर लेना, इतने में अपना काम बन जाएगा।